प्यारे बच्चों, मैट्रिक का परीक्षा फरवरी में है, तो देखिए आपके 6 विषय में सामाजिक विज्ञान का जो है पाठ्यक्रम वो सबसे ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि इसमें 5-5 विषय हैं। तो इसी की तैयारी कराने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी आदित्य नारायण दीक्षित जी और यहाँ के अरेराज के बीओ साहब विनय कुमार तिवारी जी और यहाँ के समन्वयक मिंटू मिश्रा जी के सौजन्य से मैं संजय कुमार दुबे, प्रधानाध्यापक नगदहा उच्च माध्यमिक विद्यालय में 23 वर्षों का अनुभव रखते हुए आपके पास जितना जल्दी से हो सके आप 1-2 घंटा में सारे इतिहास का हम आपको कवरेज करा रहे हैं, जिससे इससे ज़्यादा कहीं पूछिए नहीं सकता है कोई। बस आप केवल इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कहने के लिए इसमें 150 क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ाकर आपको 600 क्वेश्चन का तैयारी करा रहे हैं, और इसी के इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस बात की पूर्ण गारंटी है, इसलिए आप वैसा तैयारी कीजिए। देखिए प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा यूनान। बच्चों यूनान इसलिए होगा कि यूनान ने ही आपको अरस्तु, सुकरात, प्लेटो जैसे महान दार्शनिक का जन्म दिया, और इसी के चलते हम यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहेंगे। सभी बच्चे समझ गए? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आपको नेपोलियन बोनापार्ट। यह नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सबसे महान राजा था, और इसने 39 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक जर्मन राइन बनाया था, और इसी ने कहा था इम्पॉसिबल वर्ड इज द नॉट वर्ड ऑफ फ्रांस। तो हम इसमें क्या करेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट। अब प्रश्न संख्या हम 3 पर चलते हैं। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो यह प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क आप जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहा। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। आज इसके साथ एक क्वेश्चन यह भी बन रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क के प्रयास से हुआ। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क भी अगर पूछता है तो भारत का बिस्मार्क किसको कहेंगे हम लोग? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम इसके साथ जितना क्वेश्चन बन सकता है सभी बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कहीं से भी इतिहास में कभी कोई दिक्कत न हो। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें यह भी कभी आपको पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल में सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इनको जो सरदार की उपाधि दी थी वह बारदोली के औरतों ने दी थी। हम एक प्रश्न में अनेक प्रश्न बनाएंगे और उसका हल करेंगे कि आपकी सारी समस्या समाधान हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन
1815 ईस्वी में हुआ। जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया तब इसका उसी के उपलक्ष्य में इसका वियना कांग्रेस का सम्मेलन 1815 ईस्वी में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तब मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। यह क्या है कि एक गुप्त संस्था था, गुप्तचर लोगों का संस्था था। और आप जानते हैं जो यह मेजनी था, यह मेजनी जो था वह इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो और उसी से यह मिलता है। जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तब अभी इसके पहले हमने बताया है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार आपको बिस्मार्क था, और इसी ने रक्त और लौह नीति का अनुपालन किया और जर्मनी का एकीकरण किया। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट के संधि पर हस्ताक्षर 1871 उसी में हुई। फ्रैंकफर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान ले कि इसी संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ जो वह फ्रैंकफर्ट संधि के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसलिए अगर यह सवाल भी पूछता है कि किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो प्यारे बच्चों जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट संधि के बाद हुआ। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? यह सवाल आपको लगातार जितने भी सवाल हैं ये सब पहले प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह लगातार 6-7 बार पूछा है। और यह पेशे से क्या था? नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो बच्चों उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। हम लोग इसको याद कर लेंगे कि किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन देश था? ये आप दो देश का एकीकरण हुआ है, एक इटली और दूसरा जर्मनी। तो ये दोनों का जो एकीकरण हुआ है तो इसके विरोध में उस समय ऑस्ट्रिया जो था यह सबसे मजबूत कंट्री था। तो भला आप जानते हैं कि कोई मजबूत कंट्री दूसरे को मजबूत देखना चाहता है, तो इसलिए ऑस्ट्रिया इन लोगों का विरोध कर रहा था। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया। यंग यूरोप, यंग इटली, यहाँ हम यंग इटली का भी नाम रख देंगे कि और दोनों का स्थापना मेजनी ने किया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को हम लोग वहाँ का यूरोप के मरीज के नाम से यह प्रसिद्ध है। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तब वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। यही मेटरनिक था जो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। ये मेटरनिक, जो मेटरनिक था यह नेपोलियन बोनापार्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया और यह फिर से यूरोप में पुराना व्यवस्था लागू करना चाहता था।
पूछता है मेटरनिक व्यवस्था क्या है या क्या करना चाहता था, तो यूरोप में पुराना व्यवस्था लागू करना चाहता था। इसके बाद हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और हंगरी, अब ये तो दोनों आज कोई देश नहीं है, लेकिन तुर्की का राजधानी भी हम लोग जान जाए, मान लीजिए कि कहीं तुर्की का पूछ दे, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग तुर्की का हम लोग पढ़े हैं, तो तुर्की का राजधानी क्या है, अंकारा। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, इस सब 1930 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो उसके बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और वहाँ का शासक लुई फिलिप बना। कोई भी सवाल इससे अंतर आने का, इससे अलग आने का, क्या है कि हम पूरा सिलेबस कवर करके चले हैं और यह सवाल जो लगातार 7-8-10 सालों से पूछ रहा है, उसी सवाल को हम लोगों ने कवरेज किया है। इसलिए बच्चे लोग इस सवाल पर खूब आप ध्यान से समझिएगा। स्वेडेवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। अब हम लोग देखें एड्रियानोपोल की संधि किनके बीच हुई थी, तय आपको तुर्की और रूस के बीच हुई थी। प्यारे बच्चों, ये जो संधि है, इसी संधि के चलते यूनान स्वतंत्र राष्ट्र बना। यूनान की स्वतंत्रता इसी संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। अब हम लोग आगे देखें, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। हम लोग दो सन से याद कर सकते हैं, 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों दो राष्ट्र के रूप में उभरे। बांग्लादेश तो एक जगह एकीकरण और एक जगह दो राष्ट्र के रूप में, एक बांग्लादेश नए राज्य देश के रूप में और एक पाकिस्तान, इसी से निकला। तो इसलिए 1871 और 1971 दोनों में हम लोग समझ गए। और भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी 1971 में हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। हम लोग इसको दिमाग में रख लेंगे कि सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। जालवेरिन संबंधित है। प्यारे बच्चों, ये इस सवाल को 5-6 बार पूछा जा चुका है और इसका उत्तर होगा व्यापारियों से। इसका संबंध किससे है, तब व्यापारियों से है। रूस के संसद को क्या कहते हैं, तो रूस के संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। और भारत के संसद है और डाइट जो है, तो ये भी याद कर लें, तो डाइट जो है यह जापान का है। जापान के संसद को क्या कहते हैं हम लोग, डाइट कहते हैं। और अमेरिका के जो दो अंग संसद के अंग हैं, सीनेट और सिंडिकेट है। तो इस तरह हम सभी दिमाग में हम लोग बैठा चुके हैं कि डाइट क्या है, संसद क्या है, सीनेट और सिंडिकेट क्या है। अब समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल। दास कैपिटल जिसको किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने।
जिसने कहा था दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, वही कार्ल मार्क्स है, जिसने एक नई समाजवाद की व्यवस्था को जन्म दिया। और इसी दास कैपिटल समाजवादियों का बाइबल इसे ही कहा जाता है। और आगे का प्रश्न है, देखिए आगे आइए गया, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तब वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। दो व्यवस्था पूरे विश्व में लागू हुई, एक समाजवाद और दूसरा पूंजीवाद। और समाजवाद को जन्म किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने इनको जन्म दिया। रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस के कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया। आप जानते हैं रूस का बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और इसके नेता लेनिन थे। और क्रांति के जब सफल हो गया तो उसके बाद लेनिन ही सोवियत रूस के राष्ट्रपति बने। हम लोग को ये भी याद रखना है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो यह लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो यह लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। और ये लियो टॉल्स्टॉय कहाँ थे के रहने वाले थे? अगर ये भी परीक्षा में पूछता है तो ये सोवियत रूस के रहने वाले थे। सोवियत रूस के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स के बारे में बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। इसके बाद हम लोग देखें बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो अभी हमने बतलाया है कि बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी और यह नवंबर 1917 में हुई थी। लेकिन रूस के कैलेंडर के अनुसार यह पुराने कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर का महीना था, इसलिए इसे हम अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, अगर अक्टूबर क्रांति का पूछे तो भी इसका आंसर यही होगा। बोल्शेविक क्रांति के नाम से पूछे तो भी इसका आंसर यही होगा। हम लोग एक जो प्रश्न बनाएंगे उसमें अनेक चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं सबसे पहले जब लेनिन की सरकार बनी तो सोवियत रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। और साम्यवाद में जो देश थे उसमें आपको इसका भी जिक्र, पोलैंड का भी जिक्र करता है। साम्यवादी देश रूस था, पोलैंड था। और ये सभी कार्ल मार्क्स के विचार से प्रेरित थे। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? तो दास कैपिटल का प्रकाशन प्यारे बच्चों 1867 ईस्वी में हुआ। और इसका प्रकाशन यही दास कैपिटल है जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है। और इसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ। ब्रेस्ट लियोस की संधि किन देशों के बीच हुई? तब यह जो संधि हुई बच्चों, यह रूस और जर्मनी के बीच हुई। जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है यह रूस और जर्मनी के बीच हुई। इसी के बाद रूस
प्रथम विश्व युद्ध से अपने को अलग कर लिया। रूस क्या किया? तो प्रथम विश्व युद्ध से अपने को अलग कर लिया। ये भी पूछता है कि क्यों अलग कर लिया? प्रथम विश्व युद्ध से अपने को अलग कर लिया। यह भी पूछता है कि क्यों अलग कर लिया? तो इसका अपने को अलग कर लिया क्योंकि रूस में उस समय क्रांति चल रही थी, इसलिए उससे अलग कर लिया। हम लोग अनवरत खूब तेजी से काम करते हुए सब सवाल को बच्चे, एक भी सवाल को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। इस सवाल को कम से कम 5 बेर 6 बेर पूछा है। चेका क्या है? तो चेका क्या है? एक विशेष पुलिस दस्ता है। चेका एक विशेष पुलिस दस्ता है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। और इसमें 1991 ईस्वी में मिखाइल, ये भी याद रखिएगा, गोरबाचोव वहाँ के राष्ट्रपति उस समय थे और यह 15 देशों में विभाजित हो गया। आज जो सोवियत संघ है तो वह सोवियत संघ अब कुछ भी नहीं है। उसी का सबसे महत्वपूर्ण जो देश है वह रूस है। इस तरह इसका विभाजन हो गया। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। और लेनिन के मृत्यु के बाद वहाँ का राष्ट्रपति स्टालिन बना। कौन वहाँ का राष्ट्रपति बना? ये भी पूछ सकता है। तो लेनिन के बाद वहाँ का राष्ट्रपति कौन बना? तो लेनिन के बाद वहाँ का राष्ट्रपति स्टालिन बना। हम लोग इस बात पर भी ध्यान से देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कुछ भी कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। और अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने किया था। आप सभी जानते होंगे कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में है और यह विश्व का आज भी सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। आज भी वैसा मंदिर कुछ भी नहीं है। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में है और जिसको सूर्य वर्मा द्वितीय ने निर्माण किया था। देखिए सामने फिर क्वेश्चन आ गया, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर है 1975 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। पहले जो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था, लेकिन बाद में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एक साथ 1975 में एकीकरण किया गया। हिंद चुन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली लोग थे। आप जानते हैं कि भारत में भी 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली लोग ही आए थे। तो इससे इस संदर्भ में हम याद कर सकते हैं कि भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था और वहाँ हिंद चीन में भी वही लोग पहुँचा था, पुर्तगाली लोग ही पहुँचा था। इस संदर्भ में इतिहास जो क्वेश्चन जो विषय है ये बड़ा ही रोचक विषय है और एक दूसरे से हम लोग संबंध स्थापित करके इसकी तैयारी हम लोग करते हैं। आगे का प्रश्न है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। कहाँ है? नाम पेन है। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है।
कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नाम पेन है। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है। इसको हम लोग खूब ध्यान से समझ लेंगे। जेनेवा समझौता कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। और यही एक समझौता था जिसमें आप जानते हैं उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम का बंटवारा कर दिया गया। यह वियतनाम का जो बंटवारा हुआ तो वह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के रूप में हुआ। वह कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ। आप इस प्रश्न से आज हम लोग एक और नया प्रश्न भी देख लिए कि जेनेवा समझौता के द्वारा ही वियतनाम का बंटवारा हुआ था। और हम सन ईस्वी कैसे याद करेंगे कि आज से 21 बरिस के बाद 1954 से 21 बरिस के बाद 1975 ईस्वी में फिर वियतनाम दोनों एक बन गया, एकीकरण हो गया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तब फान बो चाई ने लिखा। इसको याद कर लेना है बच्चों। हुआ आंदोलन क्या किस प्रकृति का था? तो यह एक क्रांतिकारी और धार्मिक था। क्रांतिकारी धार्मिक हुआ आंदोलन था। इस बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस पर बहुत। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन के नाम से जाने जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी वहाँ फ्रांसीसी लोग जाकर बस गए हिंद चीन में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो फाइफो था। बच्चों, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो इसका आंसर सी होगा 1953। आप जानते हैं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये तीनों को मिलकर हिंद चीन कहा जाता है। उसी में इसको स्वतंत्र राज्य के मान्यता के बारे में बतलाया गया है। हनोई समझौता कब हुआ? तो हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी के हुआ। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ ट्रिक भी काम करता है। देखो, यहाँ 6 है और यहाँ 6 है। इस तरह दिमाग में बैठाना चाहिए कि 6 मार्च 1946 को हुआ था। ऐसे भी बैठाओगे दिमाग में तो काम चल जाएगा। देखो, आ गया। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। इन्हीं को तीनों को मिलाकर हम हिंद चीन कहते हैं। और लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर सेना पोल पोट की थी। बच्चों, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो यह बहुत ही चर्चित नाम है बी नंबर फान बोई चाऊ, और इन्हीं के द्वारा अनामी दल की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कब? 28 दिसंबर को। और इसको स्थापना में महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो एओ हयूम थे। कौन थे? तो एओ हयूम थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बच्चों पूछता है व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई। कहाँ हुआ था? मुंबई के गोकुल दास तेजपाल में संस्कृत विद्यालय में हुआ था। गोकुल दास
तेजपाल विद्यालय में, तेजपाल विद्यालय में हुआ था। कभी कभी यह भी पूछता है कि यह पहले होने वाला था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, इसके चलते गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। तो एक साथ हम लोगों ने 6-7 क्वेश्चन को कवर कर लिया, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया। गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई। ये भी इसमें से कोई पूछे, कहने के लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहाँ 3-3 क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए। सैन फ्रांसिस्को में हुई। और जितने प्रश्न हैं सभी को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? तो रालेक्ट एक्ट, रालेक्ट एक्ट के विरोध में या यहाँ अमृतसर में जालियांवाला बाग में लोग बैठे हुए थे। और कौन आया? तो डायर आया, जनरल डायर आया, और डायर ने ही गोली चलाने का आज्ञा दी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में बैठा हुआ था लोग। रॉलेट एक्ट क्या है? तो एक काला कानून था जिसमें सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने यह बनाई कि हम किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर कि वह अंग्रेजी राज्य का खिलाफ कर रहा है, हम उसको अब गिरफ्तार कर सकते हैं। यह इसे भारतीयों ने काला कानून माना। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ। और यह पहला अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भाग लिया। सबसे बड़ी विशेषता है कि यह इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भाग लिया। और दोनों एक मंच पर पहली बार आए और जो हिंदू मुस्लिम एकता को दिखलाए। और पहली बार इसमें महात्मा गांधी शामिल हुए। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, पहली बार इसमें शामिल हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो आप जानते हैं 1930 ईस्वी में हुआ। और गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और दांडी से शुरू हुआ। आज कभी कभी आप अनेक नमक में भी देखते हैं दांडी नमक, दांडी नमक। तो आप उससे भी याद कर सकते हैं कि यहीं से गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में शुरू किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये जानना प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी यह भी पूछ देता है। तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्होंने ही कहा कि भाई अब हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और जो यह लाहौर है यह रावी नदी के तट पर है। कभी कभी पूछता है लाहौर किस नदी के तट पर है? तो यह रावी नदी के तट पर है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो प्यारे बच्चों 1920, इसको याद रखिएगा। और
इसके जो अध्यक्ष थे वे लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। इसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को हल किया, एक इसके अध्यक्ष कौन है और उसके बाद कब हुआ। एक साथ इस तरह कहने के लिए प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न 2 प्रश्न में हम लोग अनेक प्रश्न को हल करेंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1906 ईस्वी में हुई। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सलीमुल्ला और आगा खां, सलीमुल्ला खां थे। और यह कहाँ है, कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। यहीं से सलीमुल्ला खां और आगा खां, उसका नाम भी है आगा खां पैलेस में हुआ था, इसलिए। और दोनों ये संयोग से भाई ही थे। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और प्यारे बच्चों, अगर यह पूछे कि लाल कुर्ती, तो लाल कुर्ती के नाम से भी इन्होंने लाल कुर्ती की स्थापना की थी। और ये पाकिस्तान में चले गए थे, लेकिन हमेशा भारत के प्रति हमेशा इनका समर्थन रहा और लाल कुर्ती की इसने स्थापना किया। कभी कभी विश्व स्तर पर पूछ देखता है तो उसका उत्तर गैरीबाल्डी भी होगा, यह बात हम लोग को ध्यान से रखना है। तो अगर भारत में के संदर्भ में पूछेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खां, और अगर विश्व स्तर पर पूछेगा तो गैरीबाल्डी भी इसका उत्तर होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई, तो प्यारे बच्चों बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी, जो 1928 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे पूछेगा कि बारदोली आंदोलन कब हुआ, तो हम लोग को याद रखना है कि 1928 में हुआ। और वहीं की बारदोली की औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। बारदोली की औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। और यह भी आप जान जाइए कि यह इनका आंदोलन बिल्कुल सफल रहा था। और रंपा विद्रोह क्या है, तो रंपा विद्रोह कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में हुआ। यह आदिवासियों का अंग्रेज लोगों के प्रति विद्रोह था। अगर पूछेगा तो आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि आदिवासी लोगों का अंग्रेज के प्रति विद्रोह था। और साइमन आयोग भारत कब आया, तो प्यारे बच्चों फरवरी 1928 में आया। अगर याद नहीं हो फरवरी, तो सोचिए कि हमारा मैट्रिक का परीक्षा फरवरी में है, इसलिए हम फरवरी 1928 याद कर लें। और इस तरह आपको निश्चित याद हो गया होगा स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। जब आप जानते हैं गांधी जी जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिए, तो 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई। और इसमें 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति चित्तरंजन दास और दूसरे व्यक्ति मोतीलाल नेहरू थे। और इसका प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इस प्रकार इसमें देखिए हम लोगों ने एक साथ 5 क्वेश्चन बना डाला। अब कहीं से पूछेगा तो क्या पूछेगा, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो प्रथम अधिवेशन
इलाहाबाद में हुआ। और इन लोगों ने कहा कि हम लोग विधान परिषद में चुनाव में भाग लेंगे। कांग्रेस से अलग होकर इन लोगों ने अलग दल बनाई और हम लोग विधान परिषद में जाके अड़ंगा शब्द का प्रयोग किया कि हम लोग अड़ंगा लगाएंगे। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो बच्चों, चौरी चौरा कांड जब हिंसक हो गई तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। और चौरा चौरी में आप जानते हैं कि यह एक हिंसक घटना हो गई जिसमें 21 व्यक्ति मारे गए थे। पूना समझौता कब हुआ था? तब बच्चों, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह महात्मा गांधी कौन? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है बच्चे लोग कि यह किस मुद्दा पर हुआ था? तो दलित आरक्षण के मुद्दा पर हुआ था। इसलिए हम लोग को ये भी याद रखना है। इस साथ हम लोग देखिए कि कितने क्वेश्चन एक साथ बनाए, 3-3 क्वेश्चन हम लोग बनाए कि इसमें कौन शामिल हुए थे। तो महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर किस मुद्दा पर हुआ था? तो दलित आरक्षण के मुद्दे पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ही होंगे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और इसको याद रखने के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज और हरिजन, 2 पत्रिका। अगर आप हिंद स्वराज याद रखते हैं तो 2 पत्रिका याद रखना होगा, एक हिंद स्वराज और एक हरिजन। और बच्चों, इसमें ट्रिक यही काम कर रहा है कि दोनों ह से है, इसलिए हिंद स्वराज और हरिजन दोनों पत्रिका हम लोग महात्मा गांधी को लेकर महात्मा गांधी से जानेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा ही यह शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी में हेडगेवार ने की थी। और यह कहाँ हुआ था? तो यह नागपुर में हुआ था। बच्चों, यह भी हम लोग जान लें कि यह कहाँ हुआ था। तो नागपुर में हुआ था। ये भी हम लोग याद कर लें। तो इसके साथ 2 क्वेश्चन बन गया। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में हुआ था कि तुर्की के सुल्तान को जो खलीफा का पद दिया गया था, उसी के संदर्भ में यह हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ। केरल कभी कभी मालाबार भी कह देता है, तो अगर मालाबार भी दे देगा तो उसके यह चाय बगान का था और यही इसका विद्रोह मोपला विद्रोह कहे तो, चाहे मालाबार में भी इसका जिक्र करे तो, दोनों का उत्तर एक मोपला का भी केरल होगा और मोपला का मालाबार भी होगा। इसलिए इसको हम लोग
खूब अच्छी तरह से देख लेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। बच्चों, हम लोगों ने इसका पहले ही जिक्र कर दिया है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा व्याख्या करना नहीं चाहेंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1915 ईस्वी में। तो बच्चों, हम लोग यह भी जानना चाहेंगे कि इसी वर्ष 1915 में ही गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। अफ्रीका से भारत आए। जो इतिहास विषय है इसमें खूब रुचि लेना चाहिए, और कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें इतिहास का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही पूछता है। इसलिए इतिहास को बचपन से ही खूब मजबूत करना चाहिए। 3 लगातार हम लोग सन याद कर ले। 1915 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किए। 16 में लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिए, और 1917 ईस्वी में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। और जब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ। उसी के दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इस तरह ये भी पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942। तारा भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तारा भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। इसमें चालाक आदमी है जो तीनों जो दिया हुआ है ऑप्शन, तो हमको याद रखने के लिए तारा भगत है, तो इसमें जतरा भगत है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। और इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और आज़ाद हिंद फौज का, ये भी पूछ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज का संगठन कौन किया था? फौज का संगठन कौन किया था? तो संगठन सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। और उसके बाद जय हिंद का नारा किसने लगाया था? तो जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही लगाया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये किसने कहा था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ही कहे थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। यह कब हुआ? तो जब 1917 ईस्वी में चंपारण जो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था वह जब बिल्कुल सफल रहा, तो उसी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक भाई। और एक पूछता है राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन राष्ट्रपिता इनको कहे थे सुभाष चंद्र